This right here is the 2023 updated Honda City. पर अगर आप इसे पास से देखो या दूर से देखो तो आपको लगेगा भैया ये तो सेम ही लग रही है, क्योंकि एक्चुअली देखने में मोर और लेस सेम ही लग रही है। बहुत ही कुछ सटल चेंजेस जो हैं वो डिज़ाइन वाइज किए गए हैं, बट बहुत सारे नए फीचर्स दिए गए हैं। एक नया बेस वेरिएंट आया है, प्लस RDE जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से अब ये हो गई है, मतलब एमिशन नॉर्म्स के हमारे यहाँ पर देश में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसके अंदर आपकी गाड़ी जब चल रही है वो कितना एमिशन निकालती है उसके हिसाब से भी वो परफेक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा एमिशन नहीं निकालनी चाहिए, मतलब एनवायरमेंट के लिए थोड़ा बेहतर है। प्लस इथेनॉल 20 इंजन इसमें आ गया है। तो जो मेन मुद्दा आज के वीडियो का है वो ये है कि क्योंकि E20 इंजन आ गया है, RDE नॉर्म्स चेंज हुए हैं, तो क्या इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है या माइलेज जो हम आम भाषा में बोलते हैं उसमें कोई गिरावट हुई है या नहीं हुई है, तो वही आज हम पता लगाएंगे। आधा हम शहर में चलाएंगे, आधा हाईवे पे चलाएंगे, और फिर आपको एक कैलकुलेटिव एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको बताएंगे। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2023 अपडेटेड होंडा सिटी। तो लगभग 13.64 लीटर्स का फ्यूल हमने डलवाया है, फुल टैंक कराया है। ऑटोकट मेथड से हम इसे टेस्ट करने वाले हैं और वापस से सेम जगह पे आएंगे हम, जो वापस से फिल करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या कुछ होता है। सारी चीजें रीसेट कर लेते हैं। रेंज इन फ्यूल एवरेज हो गया इसका रीसेट, ट्रिप ए भी हो गया इसका रीसेट, तो दोनों रीसेट हो गए 0 और वहाँ पे ब्लैंक हो गया है। तो अभी चलना शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आधे टाइम हम शहर में चलाएं 50% और 50% टाइम हम हाईवे पे चलाएं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑलराइट, तो अब जब तक, क्योंकि अभी हमने चलाना शुरू ही किया है, तो थोड़ा बहुत इंजन की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या कुछ चेंज किया गया है। तो RDE नॉर्म्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूं कि RDE नॉर्म्स बेसिकली हमारे एमिशन नॉर्म्स ऑलरेडी होते थे, बट अभी क्या होता था कि स्टैटिक जो गाड़ी होती थी उसके एमिशंस टेस्ट करते थे कि भैया इतने लेवल तक अलाउड है। अभी आपकी गाड़ी जब चल रही है उस वक्त कितने एमिशंस वो एमिट कर रही है, जो कि एक ज़्यादा बेहतर तरीका है एमिशंस को गेज करने का, वो वाले नॉर्म्स आ गए हैं। तो अब सभी को वो कंप्लाइन करना पड़ेगा, तो ये भी हो गई है। दूसरी चीज़ एक और हुई है अभी हमारे देश में, वो ये कि E20 मतलब E20 पेट्रोल अब मिलने लगा है, मतलब इथेनॉल की ब्लेंडिंग जो है वो 20% हो गई है, जिस पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट हाँ, अब E20 कंपैटिबल सारे इंजन बनाने पड़ेंगे, तो सारी कंपनियां रिकैलिब्रेट कर रही हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज कर रही है, क्योंकि इथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, तो वो चीज़ इसमें की गई है। यहाँ पे देखते हैं कि परफॉर्म कैसे करती है, क्योंकि कुछ पार्ट्स भी चेंज किया गया। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मेजर फर्क अभी हमें नजर आएगा, अनलेस हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन में बेसिकली बहुत सारे मेजर चेंजेस करने होते हैं, बट एनीवे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो इंजन है ये वही 1.5 लीटर का सिमिलर 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं, और लेजेंडरी इंजन है। ऑफ कोर्स बहुत स्मूथ है चलने में, और पावर आउटपुट फिगर्स जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। 121 bhp अभी भी आपको देता है, 145 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो CVT है, तो हम CVT ही टेस्ट करेंगे। कभी मैनुअल, कभी फ्यूचर में मिली तो उसको तब टेस्ट करेंगे, बट हाँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और एक हाइब्रिड वर्जन EH-EV भी आता है इसका, जिसके साथ में एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब हाइब्रिड वर्जन वो एक लोअर ट्रिम में भी आ गया। पहले सिर्फ टॉप एंड ट्रिम में आता था, अब थोड़े से लोअर ट्रिम में भी आ गया, जिसकी प्राइस जो है वो लगभग 18,80,000 या 18,90,000 के आसपास है। और वो टॉप एंड वेरिएंट से लगभग उसमें 2 लाख रुपए के आसपास का फ़र्क आता है मोटा मोटा। तो ये कुछ है, और उसके जो पावर आउटपुट फिगर्स है वो भी सेम रहे हैं, 126 PS और आई थिंक लगभग 250 Nm के आसपास का पीक टॉर्क जो उसका मोटर निकालती है, उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो निकालती है। तो ये परफॉर्मेंस फिगर्स हैं, और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस की बात करेंगे थोड़ी देर और चलाने के बाद में। तो लगभग 24.3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं,
और 25 किलोमीटर के बाद में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है वो दिखा रहा है, जो एवरेज बेसिकली दिखा रहा है वो 14.6 kmpl की, विच इज़ नॉट बैड क्योंकि हमने मोस्टली अभी तक शहर वाले कंडीशंस पे चलाया है। बट ऑल्दो ये होली वाला टाइम है तो कई लोग घर वर गए हुए हैं तो थोड़ा कम ट्रैफिक कंपैरेटिवली मिल रहा है, बट फिर भी कुछ जगह हैं जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक मिला हमें। तो ऑन एवरेज 14.6 kmpl का निकालना इज़ फाइन, और हम सिटी लिमिट्स में ही चल रहे हैं। और जहाँ पे 50 की स्पीड है वहाँ 50 की स्पीड फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे 70-80 की जाती है वो फॉलो कर रहे हैं, और AC हमेशा ऑन है। और हम गाड़ी में अभी 2 लोग बैठे हुए हैं, मैं हूँ और अमित हैं जो मुझे शूट में हेल्प कर रहे हैं ऑफकोर्स। तो 2 लोगों के साथ में विद AC ऑन ऑल द टाइम, ये कुछ हिसाब है एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। बट हमारा जो मेथड होगा ऑफकोर्स वो टैंकफुल टू टैंकफुल है और वो लास्ट में पता पड़ ही जाएगा। बट उसके अलावा भी कुछ एक चेंजेस जो आपको नज़र आएंगे इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले ये जो टच स्क्रीन है इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बेटर हुआ है, फॉर श्योर बेटर हुआ है। मतलब क्योंकि मुझे याद है जब इससे पहले वाली लेते थे उसमें मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन वाइज कुछ चेंज किया, बट रेजोल्यूशन सिर्फ चेंज करने से ना कई चीज़ें थोड़ी बेटर लगने जाती है ऑटोमेटिकली। अभी जैसे धूप में हम चला रहे हैं, पहले धूप में एक्चुअली दिखती ही नहीं थी ये, अब थोड़ी बेटर दिखने लगी है। ऑल्सो अब वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आ गया है, तो मैंने वायरलेस एप्पल कारप्ले अभी कनेक्ट किया हुआ है मेरे फ़ोन से और बहुत ही सीमलेसली काम कर रहा है, कोई दिक्कत वहाँ पे भी नहीं है। फिर वायरलेस चार्जर भी आपको मिल गया है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो वायरलेस चार्जर आपको मिल गया, मेरा फ़ोन अभी चार्ज पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ें जब उम्मीद करते हो कि एक प्रीमियम सेडान के अंदर आप जो उम्मीद करते हो वो चीज़ें डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल गई है। एक चीज़ जो आप देखोगे ADAS लेवल 2 के जो फीचर्स हैं अब वो आपको बेस से ऊपर वाले वेरिएंट, मतलब जो पहले वाला बेस हुआ करता था V, उससे आपको मिलने लग गए हैं। अब एक और इन्होंने वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया है SV करके, वो बेस वेरिएंट है और वो भी काफ़ी लोडेड है। उसके सारे फीचर्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे जो अच्छे खासी लिस्ट है। मतलब अगर आप बेस भी जाओगे तो आप दुखी नहीं होगे अनलेस आपको ADAS के फीचर्स चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप ADAS के फीचर्स चाहिए तो आप V वेरिएंट जाइए और वहाँ से मिलने लग जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट मूव सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे। और गाड़ी वैसे भी सेफ़ है, स्ट्रक्चर वाइज भी बहुत सेफ़ है, एशियन इनकैप में 5 स्टार रेटेड ये गाड़ी है, तो एज सच वैसी वाली कोई दिक्कत इस गाड़ी में है नहीं। एक परिपक्व सॉर्ट ऑफ एक गाड़ी है, एक अच्छी फील है इस गाड़ी की। स्टीयरिंग बहुत अच्छा लगता है होल्ड करने में और बहुत इजी भी है इस गाड़ी को चलाना। स्टीयरिंग में एक अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला वेट है, शहर में चला रहे हो तो इजी मनूवर कर लो, जैसे हाईवे की तरफ जाओगे तो फिर ये वे अब अच्छा खासा हो जाता है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। तो इस गाड़ी की जो खास बातें थी वो तो हैं ही है, प्लस साथ में कुछ एक फीचर्स अब ये ऐड हो गए हैं तो ये और ज़्यादा परिपक्व बन गई है। बट हाँ, फीचर्स के मामले में आई डोंट थिंक कोई और चेंज मेजर इन्होंने किया है। और इंजन की बात मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ये अभी E20 कंप्लाइंट हो गया है, तो इथेनॉल कंप्लाइंट, इथेनॉल 20 कंप्लाइंट हो गया है। दैट मीन्स अब आप अगर E20 ग्रेड का फ्यूल भी डलवाओगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था पहले कि अगर आप E10 कंपैटिबल गाड़ी चला रहे हो या उससे पुरानी गाड़ियाँ चला रहे हो तो उनमें फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप काफ़ी मैसिव होगा। वैसे इसके अंदर भी E20 डलवाओगे तो ऑफकोर्स वो जो एवरेज आप निकाल पाओगे वो कम ही होगा, क्योंकि अब फ्यूल के अंदर 20% तो इथेनॉल हो गया है, पहले 10% की जगह 20% हो गया है, और 80% अब वो प्रॉपर फ्यूल रहा है, मतलब पेट्रोल रहा है। तो इंजन में एज सच कुछ मेजर डिफरेंस आपको वैसा नहीं लगेगा कि भैया कुछ स्मूथनेस कम हुई हो ये नए नॉर्म्स आने से या कुछ होने से, ऐसा कुछ अभी तो फील डेफिनेटली नहीं हो रहा है। आई थिंक इट इज़ स्टिल वेरी साइलेंट, बहुत अच्छा इंसुलेशन है, बहुत कम इंजन की नॉइज़, मतलब इंजन नॉइज़ है ही नहीं क्योंकि 4 सिलेंडर का प्रॉपर इंजन है। बाकी जो हमने इंजन्स देखे हैं इसी कैपेसिटी के वो थोड़े कहीं नॉइज़ी नज़र आते हैं, बट यहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो यही है। तो अभी 27-28 किलोमीटर हो गया है और थोड़ी देर और अब हम सिटी में चलाएंगे और उसके बाद में हाईवे की तरफ जाएंगे, जिससे कि एक सही एफिशिएंसी का आइडिया भी हमें लग जाए और फिर उसके बाद में फ्यूल वापस से डलवाएंगे। तो अभी भैया हम आ गए हैं हाईवे पे, और वो भी एक्सप्रेस हाईवे पे, और अभी हमने अपना एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल 100 पे लगा लिया है। और ये जो फीचर है ना, इसका मज़ा एक्चुअली यहीं पर ही है। आपने बस सेट कर दिया मैंने 100 पे, अब आगे वाली गाड़ी अगर स्लो होगी तो अपनी गाड़ी स्लो हो जाएगी, आगे वाली गाड़ी
इफ़ इन केस रुक ही गई तो ये इमरजेंसी ब्रेक मार लेगा, या कोई रॉन्ग साइड से जो हमारे देश में महानुभाव आते हैं अगर कोई आ गया तो उस वक्त भी इमरजेंसी ब्रेकिंग कर लेगी। तो ये सब फीचर्स जो आपको ADAS लेवल 2 के हैं वो मिल जाते हैं। और उनमें मेरा सबसे फेवरेट फीचर है वो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, जो कि अपने आप आपकी स्पीड एडजस्ट करता है। अभी देख रहे हो आप 83 हो गया, 84 अभी हो जाएगा, 85 हो गया। जैसे ही वो साइड में हटेंगे थोड़ी सी स्पीड कर देता है ये। फिर आपने इंडिकेटर दिया, मुड़ना, एक्चुअली ऑफ कोर्स यहाँ पे स्लो होना ही था इसलिए आगे वाले स्लो हुए हैं। बट यू सी कि अभी 70 से नीचे आ गया स्पीड, और मेरा पाँव मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे पाँव साइड में अभी। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो मैंने मेरे दोनों पाँव जो है ऐसे रखे हुए हैं क्योंकि मैंने एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है। आप देखिए इसने ब्रेक मार लिया है क्योंकि एकदम से ये गाड़ी यहाँ पे आई वापस से बिना इंडिकेटर दिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में। बट अभी जैसे ही इसको स्पेस मिलेगा ये वापस से 100 kmph के आसपास जो मैंने सेट की हुई स्पीड उस पर आ जाएगी। अभी लेन डिपार्चर की मुझे बोल दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेन से बाहर, उसको जैसे लगा कि बाहर जा रहे हो आप तो आपको वापस ले आता है। बहुत ही यूज़फुल फीचर। बट हाँ, अभी हम एफिशिएंसी की बात कर रहे थे कि अगर आप क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर यूज़ करते हो तो आपको एक फिक्स्ड RPM पे रखता है वो, जो कि अगर आप मैन्युअली करोगे तो मॉड्यूलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो भी अचीव किया जा सकता है, मतलब हम लोग भी करते हैं ऐसा। बट क्रूज़ कंट्रोल के साथ में आप फ्यूल एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी देखेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा रहा है वो 18.2 kmpl दिखा रहा है, विच इज़ फिनोमिनल टू बी ऑनेस्ट। इट्स रियली रियली ग्रेट, एटलीस्ट यहाँ पर तो। बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली होगी, क्योंकि हमने देखा है कि मोटा मोटा 15 से 20% का गिरावट आता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता है। और एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी में क्या मेरी कैलकुलेशन सही बैठती है या ये होंडा सिटी मुझे शॉक करती है, पता पड़ेगा जब हम और चला लेंगे और जब फ्यूल डलवा लेंगे। बट ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है। वैसे सीमेंटेड रोड ना होती, प्रॉपर टारमैक सॉर्ट ऑफ सरफेस होता तो और मज़ा आता, क्योंकि ये इस ऐसी वाली रोड पे ना नॉइज़ी हो जाती है चीज़। आपके जो टायर्स हैं वो काफ़ी नॉइज़ी हो जाते हैं। वैसे इसके जो टायर्स हैं उनमें एक कमी जो हमने देखी है वो ये कि बहुत बार मतलब ईज़िली पंक्चर कई बार हो जाते हैं। तो थोड़ा बड़ा प्रोफाइल का अगर टायर ये दे देते, अभी भी ये 185 सेक्शन देते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा विड्थ, बड़ा ज़्यादा रबर वाला का टायर देते तो मज़ा आया था। बट अगर आप फन एक्सपेक्ट कर रहे हो, रेगुलर आप चलाते हो, नॉर्मल चलाते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छी ग्रिप इन टायर्स की उस हिसाब से है और मज़ेदार है, मतलब इन शॉर्ट। तो ऑलमोस्ट 96 किलोमीटर्स, मतलब 95.9 किलोमीटर्स अभी तक कवर किया। 96 हो गए हैं बेसिकली। 4 किलोमीटर और हम जाएंगे और सेम फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे। बट सो फार एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एक इसके अंदर आपको, अगर आपने देखा हो, नहीं नोटिस किया हो, तो अगर आप लेफ़्ट लेन में लेते हैं तो ये आपको स्क्रीन दिखाता है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड में कैमरा मिलता है, जिससे कि आपको ये मिल जाता है कि पीछे से कोई आ रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। बट उसकी क्लैरिटी जो है वो थोड़ी बेटर होनी चाहिए। हाँ, रेजोल्यूशन बेटर होने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्लैरिटी अच्छी हुई है, बट क्वालिटी ऑफ द कैमरा इज़न्ट वेरी ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। ऑल्सो एक ठीक ठाक महंगी गाड़ी है, 20-21 लाख रुपए इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है। और उसके बाद भी आपको इस गाड़ी के अंदर वेंटिलेटर सीट्स जैसा एक फ़ीचर जो है वो नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। एक और ज़्यादा बोलते हैं ना संपूर्ण कार इसको बनाने में मदद करता वो। बाकी स्पेस मैनेजमेंट और ऑल दैट वो तो सब सॉर्टेड है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत एज सच है नहीं। ऑल्सो अगर बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं गाड़ी में, 4 लोग विद एवरीथिंग लोडेड, तो अगर कोई बड़े स्पीड ब्रेकर्स या दानवा कार जो स्पीड ब्रेकर्स हमारे यहाँ आ जाते हैं उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी पीछे से कहीं पे थोड़ी टकरा सकती है अगर बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और हम जैसे ही फ्यूल स्टेशन पहुँचे तो हमें पता लगा यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, क्योंकि टैंक भर रहा है। और जब हमने से पूछा तो उन्होंने बोला 1 घंटा लगेगा। वैसे सही तरीका होता है कि आप उसी सेम नोज़ल से सेम जगह से वापस से फिल कराएं। बट अब क्योंकि ऑप्शन नहीं है, 1 घंटा वेट नहीं किया सकता, क्योंकि हम मीडिया ड्राइव पे आए हैं। तो अभी हम किसी और फ्यूल स्टेशन जाएंगे। वो थोड़ा बहुत जो एरर होगा 1-2% का, वो आप समझ लीजिएगा। बट या दैट्स व्हाट इट इज़।
17.6 kmpl अभी दिखा रहा है। 471 किलोमीटर अभी तक भी बचे हैं। 106 किलोमीटर की हमने पूरी रेंज की है। अब फुल टैंक वापस से करवा रहे हैं। ऑटो कट पे छोड़ देना भैया। अच्छा, ये E20 चालू नहीं हुआ ये? हाँ, ऑटो कट ही रखना। तो टोटल जो फ्यूल डला है कितना डला है? 6.61। एक बार कैलकुलेट करना कोई। 6.61 6.6 16.12। ऑलराइट, तो हमने लगभग 106.6 किलोमीटर चलाई है आज सुबह से, और जो एवरेज फ्यूल इकॉनमी निकली है वो निकली है 66.6 kmpl। अगर आप यहाँ पे 16.12 kmpl, दैट मीन्स ओवर 16.12 है। और कैलकुलेट गगन भैया ने किया तो सही किया होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट 40 से 45% हमने शहर में चलाया, मतलब 50-50% वाला रेशियो रहा है, और 50% हमने हाईवे में चलाया। आई थिंक दैट वे इट काइंड ऑफ सॉल्व्स द पर्पस कि अगर आपको एक आज भी पेट्रोल गाड़ी लेनी हो तो फिर आप ये कंसिडर कर सकते हो। हाइब्रिड ले रहे हो तो फिर आप शहर में ईजिली 25-26 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ईजिली निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और शहर में सिर्फ पेट्रोल को चलाओगे नॉन हाइब्रिड को तो लगभग आपको 12-13 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये ईजिली दे देगा। ऑन एन एवरेज 16.12, आई थिंक इट्स फिनोमिनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।